गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार। रामपाल का सबसे पहले मैसेज आया भाई आज हमारे पास। रामपाल डे बाय डे सीरियस होता जा रहा है। अनिल, बिट्टू, सतीश, वेरी गुड मॉर्निंग। सूरज कह रहे हैं अनडिफाइंड क्लास स्टार्ट होगी बेटा, आप चेक करो दोबारा। ओके, तो क्या हाल चाल है भाई सभी के। जो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बताई जा रही है, आप जब इनका रिवाइज कर रहे हैं दोबारा से, तो फिर से मैं लिख देता हूँ आपके सामने तीनों इक्वेशन। ये थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना सीख पा रहे हो कि नहीं। एक इक्वेशन है v इजकल टू यू प्लस ए टी, एक है s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक क्या थी v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। और एक बेटा, अगर nवे सेकंड में चली गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, तो nवे सेकंड में, तो मान लो कि 5वें 11वें 17वें, तो मैंने कहा था किसी पर्टिकुलर सेकंड में चली गई दूरी का फॉर्मूला होता है u प्लस हाफ ए 2n-1। ठीक, तो इन चारों से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अगर पिछली दो क्लास मिस हो गई तो भाई तुरंत इस क्लास को छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है, टाइम खराब करोगे, आपको हवा भी नहीं आएगी क्या चल रहा है क्लास में। ये बच्चा कह रहा है सर मेरी फिजिक्स बहुत वीक थी, बट अब थोड़ी ठीक हो रही है। बेटा तुम्हारी इंग्लिश भी वीक है ना। ये वीक की स्पेलिंग ये क्या लिखा तुमने, ये सप्ताह होता है, ये होता है वीक, कमजोर की होती है। हम्म, तो तुम्हें तो बेटा इंग्लिश भी पढ़ने की जरूरत है, फिजिक्स तो कमजोर है ही, इंग्लिश पे भी और ध्यान दो तुम। हम्म, ओके, तो तीन इक्वेशन बेटा हमने आपको बता रहे थे, इनसे थोड़े से और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम करेंगे। जो कल हमारे पीडीएफ के क्वेश्चन बच गए थे, पहले एक बार हम उन सभी का पोस्टमार्टम करेंगे, और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं चाह रहा हूं कि ये वाला क्वेश्चन करें आप। हम्म, ध्यान से पढ़ो इसे, करो। सबके हाथ में पेन होना चाहिए, एक कॉपी होनी चाहिए। केशव कह रहा है जयदीप सर का बैच लो। और दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं न्यूमेरिकल इतने करा रहा हूँ ये सब, ये अगर कोई बच्चा केवल एसएससी की तैयारी कर रहा है तो बेटा उसे इतना साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना ज्यादा साइंस में तो जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा इतने में तो उसके जीएस के 4-5 सब्जेक्ट खत्म हो जाने चाहिए। आपको मैंने पहली क्लास में बताया है कि साइंस स्पेशल बैच उन बच्चों के लिए ठीक रहता है जिनके पेपर में टोटल साइंस के क्वेश्चन 15 या 15 से ज्यादा आए। ये कम से कम 12-14 क्वेश्चन तो आते ही हो टोटल साइंस के, है ना। अब एसएससी में 2 क्वेश्चन फिजिक्स के, 2 बायो के, 2 केमिस्ट्री के, 2-2 क्वेश्चन आएंगे। अब 2 क्वेश्चन के लिए मैं इतना फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो फिर वो उतना प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, मान लो कि आप एसएससी के साथ में अपने स्टेट के पेपर भी देते हैं, आप सीडीएस का फॉर्म भी डालते हैं, आपको रेलवे का फॉर्म भी डालना है, आप बहुत सारे पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए ठीक है कि भाई एक बार साइंस अच्छे से पढ़ लो, किसी भी एग्जाम में जाओ, चाहे उसमें 2 क्वेश्चन आए चाहे 5 आए, तो हर के लिए हम तैयार रहें। अगर मान लो आपका टारगेट केवल एक ही पेपर है तो फिर ठीक नहीं है। तो हमने पहली क्लास में आपको बता रखा क्लियरली। बाकी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है कि आपके पास समय है तो आप पढ़ सकते हैं। बेटा क्वेश्चन है यहाँ पे, इसने कहा कि एन इंजीनियर इज डिजाइनिंग द रनवे फॉर एन एयरपोर्ट। एक इंजीनियर हवाई अड्डे के लिए रनवे को डिजाइन कर रहा है। हवाई अड्डे का उपयोग करने वाले विमानों में से सबसे कम त्वरण दर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की संभावना है। इस प्लेन की टेक ऑफ स्पीड 65 मीटर पर सेकंड है। तो न्यूनतम त्वरण को मानते हुए रनवे के लिए न्यूनतम अनुमत लंबाई क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखना, जैसे मेरे पास में ये एक बेटा एक रनवे है जिसे एक इंजीनियर को डिजाइन करना है ना, और उसने कहा कि ये मान लो कि प्लेन है, ये बेटा है प्लेन।
ऐसे मान लो फील आ रही है प्लेन की। तो कह रहा है कि एक इंजीनियर को रनवे प्लेन करना है और जो टेक ऑफ स्पीड है 65 है, एक्सेलरेशन 3 है, तो क्या लंबाई होनी चाहिए। तो बेटा देखो ये जो प्लेन है, ये यहां से ये भागेगा, प्लेन रनवे के ऊपर भाग रहा है, 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 और यहां मान लो कहीं ये टेक ऑफ कर जा रहा है। यहाँ पे उसने बेटा टेक ऑफ कर लिया। ठीक। तो इसकी जो टेक ऑफ की स्पीड दे रखी है, यानी कि जो फाइनली स्पीड है बेटा, जब ये प्लेन रनवे पे चलना शुरू करेगा तो शुरुआत की स्पीड तो जीरो ही होगी इसकी, 0 मीटर पर सेकंड। और जो फाइनल स्पीड है वो कितनी दे रखी है, 65। तो टेक ऑफ स्पीड है 65 की। और कह रहा है कि इसका एक्सेलरेशन मान लो 3। अगर हम ये सब मान लें तो आपको बताना है कि इस रनवे की लंबाई क्या होगी, यानी एस की वैल्यू बतानी है। बस आपको ये समझना था कि टेक ऑफ स्पीड से मतलब है फाइनली जिस स्पीड से वो उठेगा। तो ये आपको 65 दे रखी है फाइनल स्पीड, एक्सेलरेशन दे रखा है 3। तो जब वो रनवे पे भागना शुरू करेगा, शुरुआत की स्पीड तो उसकी 0 होगी। और आपको रनवे की बेटा लंबाई बतानी, तो रनवे की लंबाई कितनी होगी, जहां से यहाँ भागना शुरू किया और यहाँ पे उसने टेक ऑफ कर लिया, तो जितने दूरी चली वही तो रनवे की लंबाई होगी। तो आपको ये निकालना है। हो जाएगा नहीं तो। अब देखो, तो बेटा यहाँ पे हम टाइम हमें दे नहीं रखा, जब टाइम नहीं दे रखा तो मैंने कहा था कि तीसरी वाली इक्वेशन लगाते हैं हम, v² = u² + 2s। तो ये है 65 का स्क्वायर, ये 0 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 3 है, एस निकालना है। जब एस को सोल्व करेंगे तो लगभग लगभग वो आ जाएगा 704 मीटर के आसपास। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, 704 के आसपास की वैल्यू आएगी। तो हमारा इसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन। तो अगर कभी किसी पेपर में आपसे रनवे की लंबाई पूछ ले तो इसका मतलब ये समझ आना कि ये बच्चा कह रहा है क्या करूं, मैंने कर खरीद लिया तो पढ़ ही लो, क्या दिक्कत है। या मान लो कि कोई टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ना है वो पढ़ लो। और वैसे तो अभी जो पेपर है, प्री का पेपर ही जुलाई अगस्त में है, तो 6-7 महीने आपके पास है, डिटेल में पढ़ लो साइंस। मेंस में काम आएंगे, 6 क्वेश्चन तो आएंगे ही साइंस के टोटल, 6 से 18 नंबर के साइंस तो आपके एसएससी में भी है, सीजीएल मेंस में एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो 2 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री, 2 बायो, तो 6-7 क्वेश्चन के आसपास आ जाते हैं मेंस में भी, है ना। तो कवर तो पूरा होगा, बस ये कि थोड़ा सा जैसे हम इसमें हम न्यूमेरिकल वगैरह ज्यादा करा देते हैं तो थोड़ा ज्यादा है, कम नहीं है। सीजल कह रहे सीजल मेंस कवर होगा, अरे जितना सीजल में चाहिए उससे ज्यादा है, बस ये समस्या है, कम नहीं है। कम की समस्या नहीं, ज्यादा है उसकी समस्या है। तो ज्यादा पढ़ लो। 7 महीने बाद प्री है, फिर उसके 1-2 महीने बाद मेंस होगा, 8-9 महीने हैं। तो अपना साथ में अपना पढ़ते रहो। मैथ इंग्लिश रीजनिंग तो पढ़नी है, थोड़ा थोड़ा ऐसे पढ़ते रहना बीच बीच में। तो जिसके पास टाइम है वो अपना लगा रहे। और बाकी भाई हमें लगता है ऐसे कि हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीच में रेलवे का अगर वैकेंसी आ गया, आप रेलवे का फॉर्म भी भरोगे, और रेलवे ग्रुप डी में 25 नंबर की साइंस आती है, बीच में कोई और फॉर्म निकल गया वो भी भरोगे आप। बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे थे बीपीएससी के, टीचर की निकल गई, तो टीचर का फॉर्म भर दिया उन्होंने, जिनकी साइंस स्पेशल से पढ़ रखा था, बढ़िया कर रखा था, उन बच्चों का सबका सिलेक्शन है। कि साइंस के क्वेश्चन उसमें बहुत सारे हैं, 30 क्वेश्चन तो साइंस के आ रखे हैं उसमें। तो अपना पढ़ते रहो, कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ, ये है कि जो जिनकी वेटेज ज्यादा है उन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस रखो, एसएससी वाले इंग्लिश मैथ वगैरह पे। और बाकी बीच में जीएस को भी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मेंस में आने लगी है, तो उसमें भी कोई 1-2 सब्जेक्ट अपना बढ़िया रखो। चलो, अभी वाला क्वेश्चन करो। और अब फालतू कमेंटबाजी करना बंद करो, ये क्वेश्चन करेंगे। कोई किसी का फालतू कमेंट नहीं आना चाहिए अब, टाइम पास वाला। और जिन्होंने पिछली 2-3 क्लास नहीं ली है वो तुरंत क्लास को बंद करे, पहले पिछली क्लास देख कर आए वो, ये करो। चलो अंकित यहाँ देखो। और जिन बच्चों के पास पूरा समय है ना, जो मान लो कि ग्रेजुएशन के पहले साल में या दूसरे साल में है, तो उन्हें डिटेल में ही पढ़ना चाहिए। आपके पास तो पूरा समय है तो उसका पूरा यूज करो। हर सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ लोगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। चलो, ये वाला ट्राई करेंगे सब बच्चे।
कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं। सूरज का बड़ा बेकार आंसर आया और रमन का, है ना बेटा। बाकी का देखता हूं किसका ठीक है, मुझे भी इसका आंसर तो याद नहीं है। इसने कहा है ए पार्टिकल एक्सपीरियंसेस कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 20 सेकंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट if it travels a distance d1 in the first 10 second and distance d2 in the next 10 second then। भाई देखो आप तो भाई ऐसे ना जो एक आम बच्चा जो करता है 5वीं 7वीं क्लास का, उसका लॉजिक लगाया। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन बताया ना, वो सारे के सारे वो हैं जिन्हें साइंस फिजिक्स से कोई मतलब नहीं है, जिन्हें दूर दूर तक भी आइडिया नहीं है। यहां देखो एक बच्चा है, उसने d1 दूरी तय की शुरू के 10 सेकंड में और d2 दूरी तय की अगले 10 सेकंड में, नेक्स्ट 10 सेकंड में, और उसने रेस्ट से चलना शुरू किया है। ठीक, अब इन्हें क्या लग रहा है बच्चों को, भाई जितनी दूरी शुरू के 10 सेकंड में तय करेगा उतनी बाद के 10 सेकंड में तय करेगा। बेटा ऐसा कब हो सकता है कि जितना आप शुरू के 10 सेकंड में चलो उतना ही बाद के 10 सेकंड में चलो? तब होता कि अगर आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक नियत वेग से भाग रहे होते, अगर आपकी वेलोसिटी नहीं बदल रही होती, आप लगातार 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहे हैं, हर सेकंड 10 मीटर भाग रहे हैं, तो शुरू के 10 सेकंड में जितना भागोगे अगले 10 सेकंड में भी उतना भागोगे। पर यह वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वो बेटा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से भाग रहा है। मान लो कि उसका एक्सेलरेशन अगर 2 भी है तो उसकी स्पीड तो हर सेकंड 2 बढ़ रही है। अब उसने भागना शुरू किया 0 स्पीड से, अब उसकी स्पीड कितनी हो रही है? 0 से 2, 4, 6, 8, 10। देखो शुरू के 10 सेकंड को उसकी स्पीड क्या होगी? शुरू के 10 सेकंड 0 से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20 होगी। पर अगले 10 सेकंड स्पीड क्या हो जाएगी उसकी? 22, 24, 26, 28, 30, 32 ऐसे होगी। तो लास्ट के 10 सेकंड में ज्यादा नहीं चलेगा क्या वो? भाई अगर जब कोई वस्तु एक्सिलरेट करती है, त्वरित गति से चलती है, तो उसकी आप सोचो कि उसकी वेलोसिटी तो लगातार बढ़ती जा रही है। तो शुरू के बेटा 10 सेकंड में कम दूरी तय करेगा, अगले 10 सेकंड में चलेगा ज्यादा। ये आपका गलत है। अगर वो कहता है कि वस्तु एक ही वेग से भाग रही है, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी कहता, नियत वेग से, यानी कि उसका वेग नहीं बदल रहा, तो अगर वो नियत वेग से चलता, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता, तो तब आपका ये ठीक हो जाता ऑप्शन नंबर 1। अब यानी कि वो बाद में चलेगा ज्यादा और पहले चलेगा कम। अब देखते हैं कि शुरू के 10 सेकंड में कितना चल रहा है वो, है ना। तो हम पहले बात करेंगे फर्स्ट 10 सेकंड की। फर्स्ट 10 सेकंड, अगर बेटा फर्स्ट 10 सेकंड के देखो तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी? 0। डिस्टेंस कितनी चली उसने? d1 के बराबर, है ना। टाइम कितना है? 10 सेकंड। तो बेटा मैंने कहा था अगर आपको s और t दोनों दे रखे हो तो सेकंड इक्वेशन लगा लो। s इजगल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की वैल्यू है d1 के बराबर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कितना दे नहीं रखा, टाइम 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। सोल्व करेंगे तो d1 की वैल्यू बेटा आ जाएगी 50a। तो d1 तो आ गया 50a के बराबर। ठीक, अब बेटा यहाँ पे इसने यहां से चलना शुरू किया इसने, और ये इसने शुरू के 10 सेकंड में जो दूरी तय की है वो दूरी तय की है 50a के बराबर। अब नेक्स्ट 10 सेकंड का देखते हैं। नेक्स्ट 10 सेकंड, बेटा नेक्स्ट 10 सेकंड में, अब देखो बेटा नेक्स्ट जब यहां से चल चलते यहां तक पहुंच गया, अब नेक्स्ट 10 से, अब इतने सेकंड की बात करूं मैं अगले 10 सेकंड की, तो यहां शुरुआत की वेलोसिटी 0 थोड़ी ना है। यहाँ तो बेटा शुरुआत तो उसने यहां से की थी 0 वेलोसिटी से, अब वो एक्सेलरेट कर रहा है, स्पीड बढ़ते 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 कुछ हो चुकी है यहाँ पे। तो देखो शुरू के 10 सेकंड में जो भी इसकी आखिरी स्पीड होगी वही तो नेक्स्ट 10 सेकंड के लिए प्रारंभिक स्पीड होगी। तो शुरू के 10 सेकंड में इसकी लास्ट स्पीड देख लो क्या होगी। तो शुरू के 10 सेकंड में इसकी लास्ट स्पीड निकाल लो, v इक्वल टू u प्लस 80 से। तो शुरू के 10 सेकंड में इसने चलना शुरू किया था 0 से, एक्सेलरेशन नहीं पता, t कितना है 10, तो v की वैल्यू हो गई 10a। तो शुरू के 10 सेकंड में यहां 0 से भागना शुरू किया, शुरू के 10 सेकंड के बाद इसकी स्पीड हो गई 10a। तो नेक्स्ट 10 सेकंड के लिए बेटा इसकी शुरुआत की स्पीड 10a है। डिस्टेंस कितनी चली इसने? d2 के बराबर। टाइम कितना यहां पर भी 10 सेकंड। तो s इजगल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाओ। u कितना है 10a, टाइम भी कितना है 10, एक्सेलरेशन नहीं पता, टाइम 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। सोल्व करेंगे आया 50a और ये 100 यानी कि 150a। तो टोटल डिस्टेंस आई 150a और s कितना है d2 के बराबर, तो d2 आ गया 150a के बराबर। अब आप समझ ही गए होंगे कि भाई d1 की वैल्यू तो 50a आई थी, d2 150 आया है, यानी कि d2 जो है d1 का 3 गुना है। तो जिन बच्चों ने सी लिखा उनका ठीक है, बाकी गलत है। भाई ये तो मैंने आपको पीएनजी में क्वेश्चन छोड़ भी रखे थे, आप घर पे भी ट्राई करने चाहिए थे।
देखो आप लोग ना कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन को समझ ही नहीं पा रहे हो अभी भी 10-20% बच्चे। भाई नियत वेग का मतलब क्या है कि मैं एक ही वेग से भाग रहा हूं, मेरी वेलोसिटी नहीं बदल रही। मैं अगर 60 किलोमीटर पर घंटे से भाग रहा था, लगातार 60 किलोमीटर पर घंटे से भाग रहा हूं, हर घंटे 60 किलोमीटर भाग रहा हूं, तो मेरे द्वारा शुरू के 5 घंटे में चली गई दूरी और अगले 5 घंटे में चली गई दूरी होगी बराबर। लेकिन जब मैं एक्सेलरेट करूंगा, मान लो कि अब मेरी वेलोसिटी है 10 और लगातार मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है, 10 से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे हो रही है, तो शुरू के 10 सेकंड में कम चलूंगा मैं और अगले 10 सेकंड में ज्यादा चलूंगा। भाई क्या चक्कर आशीष, तुम्हें पढ़ना नहीं है, तेरा बेटा कुछ होगा भी नहीं, तू रहने दे, कमेंट बाजी मत कर। क्वेश्चन का पीडीएफ दे दें, घर पे सोल्व कर लेंगे, ये सारे क्वेश्चन छोड़ रखे कल की पीएनजी में मैंने, लेकिन पढ़ना है नहीं, बस मूर्खतापूर्ण बातें करनी है, क्लास में आके टाइम खराब करना है। ये सारे क्वेश्चन जितने मैं करवा रहा हूं ना, ये कल की पीएनजी खोल के देख, उसमें क्वेश्चन पढ़ा था, किया तूने ये सोल्व? ये जितने क्वेश्चन है अभी कराऊंगा मैं, करके लेके आया तू? ट्राई भी किया तूने इस क्वेश्चन को कि क्या आंसर होगा इसका? और आके नेता बनना है क्लास में, ये करा दो वो करा दो, पढ़ना लिखना है नहीं। अब जो D2 है वो D1 का कितना हो रहा है? 3 गुना। ठीक है, तो हमें ये बात समझनी है कि जब अगर हम एक नियत वेग से एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे तो शुरू के आधे घंटा जितना चलेंगे अगले आधे घंटे भी उतना ही चलेंगे, शुरू के 25 सेकंड जितना चलेंगे। भाई एक बच्चे को ये अंकित नाम का ना, इसे ब्लॉक करो, भगाओ क्लास से इसे। अब ये जितना शुरू के 10 सेकंड में चलेंगे उतने अगले 10 सेकंड में चलेंगे। ठीक है, जितना 20 सेकंड में चलेंगे शुरू में, अगले 20 सेकंड में चलेंगे। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी हो, अगर नियत वेग हो, लेकिन जब वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तो आपकी वेलोसिटी तो लगातार बढ़ती जा रही है। तो शुरू में तो आप भाग रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 की स्पीड से, और बाद में भाग रहे हैं आप 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20 की स्पीड से, तो लास्ट में आप ज्यादा चलोगे। ठीक है, तो ये लॉजिक तो कम से कम आप ध्यान रखो। फिर हमने क्या किया, शुरू के 10 सेकंड के लिए जब हमने चेक किया कि जब शुरुआत तो उसने बेटा 0 की वेलोसिटी से की और शुरू के 10 सेकंड में कितनी दूरी तय की उसने, D1 है ना, तो हमने एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर से उसकी दूरी निकाली 50a। लेकिन शुरू के 10 सेकंड के बाद जो भी उसकी फाइनल स्पीड होगी वही अगले 10 सेकंड के लिए तो शुरुआती स्पीड कहलाएगी। तो हमने अगले 10 सेकंड के लिए शुरुआती स्पीड 10 ए है, दूरी D2 चली है, टाइम 10 सेकंड है, सोल्व किया तो D2 की वैल्यू आई 150a, तो 150 जो है 50 का 3 गुना है, तो आंसर आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अभी, है ना। अभी और एक ट्राई करना क्वेश्चन ये, कुछ हमारे पास लगातार आंसर आ रहे हैं, देखो देखते हैं किसका ठीक है। इसे लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, travels 20 meter in first 2 seconds and 160 meter in next 4 seconds. What will be the velocity after 7 seconds from the start? देखो क्या बेटा, एक ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया रेस्ट से और वो ट्रेवल करता है पहले 2 सेकंड में 20 मीटर दूरी। तो शुरू के 2 सेकंड में उसने 20 मीटर की दूरी तय की और कह रहा है कि नेक्स्ट 4 सेकंड में 160 मीटर की दूरी तय की।
160 मीटर चल रहा है वो नेक्स्ट 4 सेकंड में, नेक्स्ट 4 सेकंड के अंदर। तो कह रहा है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी 7 फ्रॉम स्टार्ट। तो 2 सेकंड, ये 4 6, मान लो यहां तक हो गए 6 सेकंड। तो कह रहा है कि स्टार्ट से 7 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, स्टार्ट से 7 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या बनेगी। अच्छा, यहाँ पे एक बात तो समझ पा रहे होंगे कि शुरू के 2 सेकंड में 20 मीटर चल रहा है और अगले 4 सेकंड में चल रहा है 160 मीटर। तो यानी कि बेटा ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से तो नहीं चल रहा। अगर ये नियत वेग से चल रहा होता तो अगर शुरू के 2 सेकंड में 20 मीटर चला है तो अगले 4 सेकंड में तो 40 मीटर ही चलना चाहिए था। अगर ये लगातार एक ही वेग से चल रहा होता तो अगर शुरू के 2 सेकंड में 20 मीटर तो अगले 4 सेकंड में 40। अब ये तो अगले 4 सेकंड में 160 भाग गया, यानी कि एक्सेलरेट कर रहा है, लगातार इसकी स्पीड बढ़ रही है। तो इसलिए शुरू में तो 20 मीटर ही चला, पर लगातार इसकी स्पीड बढ़ेगी, तो इसलिए अगले 4 सेकंड में ज्यादा दूरी तय कर ली इसने, एक्सेलरेट कर रहा है। अब देखो शुरुआत में टेस्ट ने कहां से की, रेस्ट से। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है 7 सेकंड के बाद। तो v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। तो u की वैल्यू है 0, एक्सेलरेशन हमें पता नहीं, टाइम है 7, तो बेटा v की वैल्यू आ गई 7a। तो अगर मैं एक्सेलरेशन निकाल लूं तो मुझे फाइनल वेलोसिटी पता चल जाएगी। अच्छा, एक मुझे पता चल गया कि जो बेटा फाइनल वेलोसिटी आएगी वो 7a है, यानी एक्सेलरेशन में 7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो 7 का गुणक होना चाहिए, 7 का मल्टीपल। तो 7 का मल्टीपल ना तो 55 है ना 90 है, यानी मेरा आंसर या तो 35 में होगा या 70 में से होगा, इन दोनों में से एक है। अगर मैं एक्सेलरेशन निकाल लूं तो उसमें 7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, यानी जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो 7 के मल्टीपल होनी चाहिए, 7 पंजे 35, 7 धाम 70, है ना ऐसे। अब हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन निकालना है। तो बेटा देखो फर्स्ट शुरू के 2 सेकंड अगर आप देखें उससे एक्सेलरेशन निकल जाएगा, फर्स्ट 2 सेकंड से। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्टेंस चली है 20 मीटर की, टाइम है 2 सेकंड। तो s इजगल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, जब भी s और t एक साथ होंगे तो s इजगल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगेगा। तो दूरी है 20, u की वैल्यू है 0, एक्सेलरेशन निकालना है, t 2 दूनी 4। तो सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 10। अगर a की वैल्यू 10 आ जाएगी तो यानी कि v आ जाएगा आपका 70a, सॉरी v आ जाएगा आपका 70। a की वैल्यू 10 थी तो v आ गया आपका 70, यानी कि सी करेक्ट आंसर है इसका। एक बच्चे ने बी दिया था सबसे पहले, उसका गलत है। सूरज ने ए लिखा, इनका भी गलत है। तो 30 का सी ठीक है, पहले सूरज ने बी लिखा था। भाई क्या हो रहा है, आप लोग कर नहीं रहे हो। जब मैं शुरू में आपको कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा रहा था तब आप लोगों के अंदर बड़े हो रहे थे, ये तो सर आपने थ्योरी तो जीएस स्पेशल में पढ़ाई है, साइंस स्पेशल लेने का फायदा क्या हुआ, न्यूमेरिकल नहीं करा रहे, टफ क्वेश्चन कराओ, ये कराओ। न्यूमेरिकल पूछ रहा हूँ, पूरी क्लास में 3 बच्चों ने आंसर दिया है। क्या करें भाई अब तुम्हारा है? मतलब बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीजें बताएं तो तुम कमेंट भर देते हो, टफ कराओ, मैंने साइंस स्पेशल इसलिए लिया है, न्यूमेरिकल कराओ, ये करो। न्यूमेरिकल करा रहे हैं तो एक रोहित के अलग ही चल रहा है इनके दिमाग में, सिर्फ न्यूमेरिकल ही है सर। क्या करें, क्लास तो इन्हें लेनी नहीं है। अब जो मूर्ख होते हैं उनके कोई, उसके कोई डिग्री नहीं होती, वो तुम्हारे हरकतों से पता चलता है। शुरू के हमने 5-4 क्लास केवल कॉन्सेप्चुअल पार्ट पढ़ाया, उसके आधार पे तो न्यूमेरिकल कराएंगे, डायरेक्ट न्यूमेरिकल हो जाएंगे क्या? कैसे मूर्खों जैसी बातें कर रहा है बच्चा ये मैंने सीधे न्यूमेरिकल बता दिया तुम्हें बिना थ्योरी पढ़ाए ही। अब ठीक नहीं है भाई, तुम्हारे सिस्टम सही नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि जब तक तुम आंसर नहीं दोगे ना, मुझे लगेगा ही नहीं तुम इंटरेस्ट ले रहे हो, तो फिर नहीं बात बनेगी ऐसे। करो बस, आज न्यूमेरिकल खत्म कर दूंगा मैं। तुम्हारे हालात देखकर लग नहीं रहा कि ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है तुम्हारे साथ। करो ये क्वेश्चन, कोई ट्राई नहीं, कुछ नहीं, किसी का कोई आंसर नहीं, बस सुन रहे हैं मोबाइल चला के।
ये देखो बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। ने कहा है एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट द ओरिजिन and moves along the x-axis with a constant acceleration of 4 meter per second square. Find its average velocity if it goes from x is equal to 2 meter to x is equal to 8 meter. देखो एक पार्टिकल ने स्टार्ट किया कहां से, रेस्ट से, और मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग with a constant acceleration of 4 meter per second square. Find its average velocity if it goes from x equal to 2 meter to x equal to 8. देखो बेटा x एक्सिस के अलोंग जा रहा है ये, x इक्वल टू 2 मीटर का यहां तक बनेगा, x यहां से लेके ओरिजिन से यहां तक 2 मीटर हो गया, यहां कहीं मान लो कि 8 मीटर है, x इक्वल टू 8 मीटर। ठीक, तो ये कह रहा है हमारे से अगर ये पार्टिकल x इक्वल टू 2 मीटर से x इक्वल टू 8 मीटर तक जाए तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, एक्सेलरेशन दे रखा है 4। तो बेटा मैंने एक दिन आपको बताया था कि एक्स ग्रुप के लिए सफिशिएंट नहीं है सिवा, एक्स ग्रुप में हेल्प हो जाएगी आपकी, एक्स ग्रुप में पूरा 12 तक का लेवल का आता है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप के हमारे यहाँ अलग बैच आते हैं डिफेंस के। यहाँ पर ये है कि अगर फिजिक्स कमजोर है तो आप पहले अगर इससे कर लोगे और फिर आप वहां पर पढ़ोगे कहीं तो आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा, आपको 60% 70% बातें पहले से आती होंगी, डिफेंस का नहीं है। देखो अभी बेटा एक्स इक्वल टू 2 मीटर से एक्स इक्वल टू 8 मीटर तक जाना है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, कह रहा है एवरेज वेलोसिटी। तो मैंने एक दिन आपको बताया था कि अगर मान लो कि भाई आप u वेलोसिटी से चल रहे हैं, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन चलते हुए आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी v, सॉरी। तो बेटा मैंने आपको क्या बोला था, अगर आप u वेलोसिटी से चल रहे हैं और अगर आप एक्सेलरेशन से चलेंगे तो आपकी वेलोसिटी बदल के हो गई v, तो एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को जोड़ के 2 से भाग कर दो। ये मैंने बताया था आपको, अगर कोई पार्टिकल कोई कण एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर चल रहा है, कोई पार्टिकल अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है तो उसकी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो एवरेज आ जाएगी। यानी आप एक काम करो, अब बस ये चेक कर लो कि 2 मीटर चलने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, और फिर चेक कर लेना कि 8 मीटर चलने के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम चेक करते हैं। जब बेटा x हमारा कितना है, 2 मीटर है, तो शुरुआत कहां से की इसने, रेस्ट से की है, तो यहां से शुरुआत की है रेस्ट से, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, एक्सेलरेशन है 4, टाइम नहीं दे रखा है, तो थर्ड इक्वेशन लगा दो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो फाइनल हमें निकालनी है, इनिशियल है 0, एक्सेलरेशन है 4, डिस्प्लेसमेंट है 2, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो v स्क्वायर हो गया 16 के बराबर, तो v की वैल्यू हो गई 4। यानी कि 2 मीटर चलने के बाद में यहाँ पे जो वेलोसिटी बनेगी वो बनेगी 4 मीटर पर सेकंड की। अब निकाल लो, एक केस फर्स्ट था कि जब ये स्टार्ट से 8 मीटर चल चुका होगा तो 8 मीटर चलने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू है 8 मीटर, एक्सिलरेशन है 4, ठीक है, और स्टार्ट की है 0 वेलोसिटी से, तो थर्ड इक्वेशन लगा दो, टाइम नहीं है, u स्क्वायर प्लस 2s, तो इनिशियल 0, एक्सेलरेशन 4, डिस्प्लेसमेंट 8, 8 32 64, तो वी निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 8 मीटर पर सेकंड, तो मेरा काम हो गया। यानी किसने यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से भागना शुरू किया और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से इसकी वेलोसिटी हो गई 8, है ना। तो अगर आप इसका एवरेज निकालेंगे, जब कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से भागता है तो शुरुआत की वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को जोड़ के 2 से भाग कर दो तो एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज कितना है, 6 का, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। मेरे बताने से पहले एक सिंगल बच्चे ने भी इसका आंसर नहीं दिया था, एक मनोज का आंसर आ रखा है हमारे सामने,
इनका देखते हैं क्या है। मनोज का है 5 मीटर पर सेकंड, गलत है इनका। एक सूरज का था 5, इनका भी गलत है। एक था रावत का सी, इनका ठीक है रावत का। रेडियो ऑपरेटर के लिए बिल्कुल ठीक है ना। गजाला, इन सब का बाद में आंसर आया है। जय गजाला सतीश, बाद में तो करते रहो, कोई मतलब नहीं। अब हमारे पास में हमने क्या देखा कि जो हमने क्वेश्चन किया है, ये बेटा आपको पूरा सारे कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए है कि आप x इजगल टू 2 मीटर से x इजगल टू 8 मीटर गए, आपकी एवरेज वेलोसिटी बताओ। शुरुआत कहां से की थी आपने? ओरिजिन से, यहाँ पे। तो यहां से आप जब 2 मीटर चल लिए तो यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लो, और शुरुआत से अब 8 मीटर चल लिए, यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लो। तो अगर आप ये इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। तो आपको मैंने बताया था कि अगर कोई पार्टिकल एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो तो शुरू के आखिरी जोड़ के 2 से भाग कर दो। ये हो जाएगा सर नेक्स्ट 6 मीटर में u0 क्यू। बेटा हमने शुरुआत से चेक किया है कि स्टार्ट से 2 मीटर के बाद वेलोसिटी कितनी? 4। और स्टार्ट से 8 मीटर के बाद में वेलोसिटी कितनी? 8 मीटर। तो शुरुआत से इसने भागना शुरू किया तो 2 मीटर दूरी चलने के बाद में, जब 2 मीटर दूरी चल लिया तो इसकी वेलोसिटी आई 4, और स्टार्टिंग से 8 मीटर चलने के बाद में इसकी वेलोसिटी आई 8। तो यहाँ पे कितनी आई थी? 4, और यहाँ पे आई थी 8। दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दिया, 6 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसमें एक काम करेंगे हम। अभी बेटा हमने यहाँ पे जो ये 3 इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाई थी, ये वाली, अगर आप साथ में पेन रखेंगे ना और एक रफ कॉपी रखेंगे, मेरे साथ साथ ट्राई करेंगे, तो तभी आप बात को समझ पाएंगे कि भाई मैं बताना क्या चाह रहा हूं। और आपको वहां से पता भी चलेगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ पे आपका दिमाग नहीं चल रहा, क्या आपको सोचना चाहिए था। तो बेटा इन सारी इक्वेशन में जो एक्सेलरेशन था वो आपको दिया जा रहा था कि एक्सेलरेशन 3 है, 4 है, 5 है, आपको बता रहा था वो एक्सेलरेशन कितना है। अब हम बात करेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हो, गुरुत्व के अधीन हो। भाई मेरे हाथ में मार्कर है, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा, ऊपर फेंकूंगा तो ग्रेविटी की वजह से इसकी स्पीड घटेगी। तो अगर कोई चीज ऊपर नीचे जाए, यानी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हो, तो वहां पे बेटा वो एक्सेलरेशन आपको देगा नहीं, क्योंकि वहां पर वो मान के चलेगा कि आप सभी जानते हैं कि जब कोई वस्तु सीधे नीचे आती है, ऊपर जाती है, तो उसका एक्सेलरेशन जी के बराबर हो जाता है। मैंने पढ़ाया था आपको जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर कोई चीज अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हो, फिर ये तीनों इक्वेशन को हम ध्यान से समझेंगे। क्या करेंगे देखो, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, यदि वस्तु गुरुत्व के अधीन हो, यदि वस्तु गुरुत्व के अधीन गति कर रही हो, यानी अगर बेटा कोई वस्तु जो है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हो, तो वहां पे हम उसका एक्सेलरेशन अपने आप से जी लेके चलेंगे, जी। तो वहां पे आपको एक्सेलरेशन नहीं देगा, सीधे हम एक्सेलरेशन को अपने आप से जी ले लेंगे। दूसरी चीज देखो, अगर कोई वस्तु बेटा ऊपर नीचे की तरफ गिर रही है, तो नीचे आ रही वस्तु की स्पीड तो लगातार बढ़ेगी, तो बेटा उसका एक्सेलरेशन ले लेंगे हम प्लस जी के बराबर। और जब कोई वस्तु ऊपर की तरफ जाएगी तो उसका एक्सेलरेशन लेंगे हम माइनस जी के बराबर। तो जब कोई वस्तु ऊपर जाएगी तो माइनस जी, और जब नीचे आएगी तो प्लस जी। दीपिका हमने क्लास में बताया, आज ही क्लास में ही, ठीक है। तो शुरू से क्लास देख लो, पता चल जाएगा। हर 10 मिनट में हर नए बच्चों को नहीं बताई जाएगी सेम बात ही, कि जब मन किया क्लास में आके अपना कमेंट बाजी शुरू कर दी, और बार बार कमेंट में डालो एक ही। तो अगर कोई वस्तु बेटा नीचे की तरफ आ रही होगी तो उसका एक्सेलरेशन प्लस जी ले लेंगे, और ऊपर जा रही होगी तो माइनस जी ले लेंगे, है ना। तो अब मैं आपको 2-4 क्वेश्चन दिखाता हूं इसके, आपको बातें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले एक आसान क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। ये अलग करो,
नोज, रामपाल, सतीश, विपिन, मनोज, कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं। देखो इसमें लिखा है ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए रूफ एट जीरो वेलोसिटी आफ्टर 12 सेकंड इट रीचेज द ग्राउंड, सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द रूफ। देखो एक छत से कह रहा है कि एक वस्तु को गिराया गया, ये बेटा मान लो कि कह रहा है कि एक छत से एक वस्तु को हमने गिराया जीरो वेलोसिटी, यानी कि आपने उसे ड्रॉप किया। देखो जब हम ड्रॉप करते हैं ना किसी वस्तु को, बस ऐसे बस छोड़ देते हैं, ऐसे ऐसे थ्रो नहीं कर रहे, ड्रॉप, शुरुआत की वेलोसिटी कितनी है उसकी जीरो, और कह रहा है कि 12 सेकंड के बाद ये जमीन पर आकर टकरा गई। तो आपको बताना है कि हाइट क्या होगी रूफ की, ये आपको हाइट बतानी है। ठीक, यानी आप देख रहे हो, आपको उसने केवल एक छोटी सी बात बताई है कि एक पत्थर को हम किसी बिल्डिंग से छोड़ दें तो कितने सेकंड के बाद पत्थर नीचे गिर गया, उससे आप उसकी ऊंचाई निकाल सकते हो। तो अगर आपको ये पता करना हो कि आपके घर कितना ऊंचाई पे है, कितना ऊंचा है, मान लो कि आप अपने घर पे सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे, जितना भी आपका घर बना हुआ है उस पे जाओ और एक पत्थर छोड़ दो, तो उसका टाइम नोट कर लो कि कितने सेकंड में जमीन पर टकराया वो, उससे आप अपने मकान की ऊंचाई निकाल सकते हैं। आपको आपके आसपास कोई पानी की टंकी हो, उसके छत पे जाओ, एक भारी सा पत्थर गिरा दो, क्योंकि हल्का फुल्का लोगे तो फिर वो हवा का प्रभाव भी फिर काम करेगा। एक भारी पत्थर लो जो लगभग लगभग सीधा आए, तो अगर कोई पानी की टंकी से पत्थर नीचे आके गिरा है, उससे आप लगभग लगभग एक अप्रोक्सीमेट हाइट निकाल सकते हैं टंकी की, केवल टाइम पता होने से। कैसे? तो जब किसी पत्थर को आप ऐसे छोड़ोगे मकान की छत से, तो आपने उसे ड्रॉप किया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और आपने जैसे पत्थर छोड़ा स्टॉप वॉच को ऑन कर लिया। आपने भाई साहब बोला कि मैं 1 2 3 कहूंगा, स्टॉप वॉच ऑन करना, आपने बोला 1 2 3, पत्थर छोड़ा, जैसे जमीन पर टकराया आपके भाई ने स्टॉप वॉच बंद कर दी, टाइम नोट कर लिया। टाइम कितना आया? मान लो कि 12 सेकंड। और आपको बता बेटा, जब कोई वस्तु नीचे की तरफ आती है तो उसका एक्सेलरेशन लेते हैं हम प्लस जी, तो जी की वैल्यू होती है 9.8, पर न्यूमेरिकल में हम 10 ले लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान रहे। तो अब देखो, अब आपको ये निकालना कि किसने कितनी हाइट चली, तो बेटा कितनी हाइट चलेगी? भाई ये पत्थर आपने छोड़ा, ये पत्थर जितनी दूरी तय करेगा जमीन यहां तक आने में, उतनी तो हाइट होगी, यानी कि एस क्या है? एच के बराबर। तब आप लगा दो, एस होता है, एस इजल टू होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ पे एस क्या है? एच के बराबर है, यू की वैल्यू जीरो है, जी है 10, टी है 12 का स्क्वायर, 12 में 144, 72 के 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 मीटर आ गया। यानी आप फिजिक्स का यूज करके आप किसी बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हैं। बस आपने करना क्या है, बस केवल आपको टाइम पता होना चाहिए कि इस बिल्डिंग से पत्थर गिराएंगे नीचे तो उस पत्थर को नीचे तक आने में कितने सेकंड लगेंगे। बस दिक्कत है क्या है कि डेली लाइफ में जब आप किसी पत्थर को गिराओगे तो हम यहाँ पे फिजिक्स में हवा का प्रभाव जीरो मान के चलते हैं, पर डेली लाइफ में जब आप पत्थर गिराएंगे तो हवा की वजह से थोड़ा सा कुछ ऐसे गिरेगा, है ना, एयर रेजिस्टेंस होगा, तो हवा उसकी स्पीड को कुछ कम कर रही होगी। तो आप ये मान के चलो कि बहुत ज्यादा अगर ऊंची बिल्डिंग नहीं है, कम हाइट की है, पहला दूसरा फ्लोर है, तो लगभग लगभग एग्जैक्ट वैल्यू आपके निकल के आ जाएगी। बस एक तो आप जी की वैल्यू 9.8 पुट करना है ना, जो मैंने 10 पुट की है, और एग्जैक्ट टाइम बिल्कुल सही से नोट कर लेना, और फिर वो जो आपकी हाइट निकल के आई है, और फिर जो आपने वैसे नापी है स्केल से, फीते से, उससे चेक करना, बहुत ही क्लोज आंसर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने नापी 720 मीटर और आंसर आ जाए 1000 या 540, ये ऐसा हो सकता है 720 है तो 690, 735, मतलब उसके आसपास से कहीं आपका आंसर रहेगा। अगर हाइट जितनी कम रहेगी उतने ज्यादा एग्जैक्ट आंसर आने की संभावना रहेगी। या कभी ऐसा करना, ये जमीन है, यहां से कोई पत्थर लेना, तो ज्यादा हाइट तो है नहीं है, उसे छोड़ना, और फिर यहां से आता क्या हाइट, तो आप पहले चेक कर लेना स्केल से, और फिर कैलकुलेशन से निकालना, लगभग लगभग बराबर आएगी। ठीक, या गूगल से करके काम कर लेना, जिस भी शहर में आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस शहर में जी की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो भी ले लेना, वही 9.76 है कि 9.77 है या क्या है, तो और बढ़िया आंसर आ जाएगा आपका, है ना। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, ये आसान है, ये सब पढ़ते पढ़ते करेंगे, पेन बिना पेन चलाए। देखो इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चों ने लाइन से दिया था, विपिन ने, जय भगवान ने, पूर्वेंदु ने, अभिषेक, बहुत सारे बच्चों का आंसर आया था इस क्वेश्चन का। और जो ढंग के क्वेश्चन पूछे उसमें एक का आंसर आ रहा, दो का आ रहा है।
रावत, विपिन, अनुज, रामपाल, मनोज। देखो बेटा इसमें आगे एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक क्लिफ, एक चोटी से, एक पहाड़ी से गिराया गया, एक्सेलरेशन है 10, तो उसकी स्पीड कह रहा 5 सेकंड के बाद क्या होगी। बेटा को मैंने बताया था अगर एक्सेलरेशन 10 है तो हर सेकंड स्पीड 10 बढ़ेगी, तो 5 सेकंड में कितनी बढ़ जाएगी, 50 तो बढ़ गई। शुरुआत में कितनी थी, ड्रॉप कर रहे हैं तो शुरुआत की होगी 0, तो 50। ऐसे हम कई क्वेश्चन कर चुके हैं क्लास में। अनुज, रामपाल, मनोज, हीरा, मनी, जय, सबका ठीक है ये दो, किसी गलत नहीं था ये। अब दो इस तरह की वैरायटी देखेंगे, एक ही करो, सबको सही करना है क्वेश्चन, गलत नहीं करना। और अब इसके बाद फिर थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। जब ये वाला इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद में जय भाई सबके कमेंट जा रहे हैं, ढंग के क्वेश्चन का आंसर तुम दे नहीं रहे हो तो क्या कमेंट पड़े तुम्हारा। ये बता रहा है तो 50 मीटर पर सेकंड, अच्छा क्वेश्चन का आंसर देगा, पढ़ेंगे बिल्कुल। जब दो बच्चों का आंसर आएगा तब आएगा, नाम नाम कमाना पड़ता है, ऐसे बोल के नाम सुनने में कोई मतलब नहीं। अब इसमें है कि इफ ए बॉल इज थ्रोन अबाउ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड देन हाउ लॉन्ग विट विल टेक टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। कह रहा है कि एक बॉल को 10 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया, एक बॉल को 10 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका गया। ठीक है, तो कह रहा है कि देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। बेटा हाईएस्ट पॉइंट का मतलब देखो क्या है, हाईएस्ट पॉइंट का मतलब ये है कि जब किसी वस्तु को आप ऊपर फेंकेंगे तो वस्तु ऊपर जाएगी 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 जाएगी, एक पॉइंट पे जाकर बेटा उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वही तो हाईएस्ट पॉइंट है, उसके बाद तो नीचे आना शुरू कर देगी वो। तो हाईएस्ट पॉइंट का मतलब होता है कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाना। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, हाईएस्ट पॉइंट का मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0। जब कोई वस्तु ऊपर जाती है तो उसका एक्सेलरेशन होता है -g, तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा, वो टाइम आपको बताना है। तो v इक्वल टू u प्लस 80 लगाओ, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल 10 है, g की वैल्यू है, एक्सेलरेशन है -g यानी कि -10, टाइम निकालना है। तो 10t उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो t की वैल्यू हो जाएगी 1 सेकंड। तो ये तो मैंने आपको बताया थोड़ा सा समझाने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन को आप 1 से 2 सेकंड में कैसे करते। बेटा मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आपके हाथ से कोई पत्थर धरती पे छूट जाए तो उस पत्थर की स्पीड हर सेकंड 9.8 यानी कि आप मोटा मोटी 10 मान लो। अगर मेरे हाथ से कोई पत्थर छूटेगा तो उसकी स्पीड नीचे आते समय हर सेकंड 10 बढ़ती है, और कोई पत्थर ऊपर फेंकते हैं तो हर सेकंड स्पीड 10 घट जाती है। आप किसी पत्थर को 10 की स्पीड से फेंक रहे हैं तो 1 सेकंड के बाद ही उसकी स्पीड तो 0 हो जाएगी। भाई जब भी किसी वस्तु को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसकी स्पीड हर सेकंड बेटा कितनी घटती है। जब किसी पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका जाएगा उसकी स्पीड हर सेकंड 10 घटती है। तो अगर उसे आप 20 की स्पीड से फेंकते तो 2 सेकंड के बाद 0 होती, 30 से फेंकते तो 3 के बाद 0 होती। आपने उसे फेंका 10 की स्पीड से, 1 सेकंड के बाद ही स्पीड 0 हो जाएगी। एक आंसर आया। ये बच्चा कह रहा है कार्तिक एक डाउट है। हाँ भाई बताओ क्या डाउट है। ये क्वेश्चन का देखो हमें आंसर दिया था, रामपाल जी ने, सही था इनका। मनोज बता रहा 5 सेकंड। बेटा मुर्गा बन जाए, जहां पर भी है ना बिल्कुल इसी समय मुर्गा बनना है। सूरज, सतीश, रावत, विपिन, बीबी नायडू, पूर्वेंदु, हीरामणि ने पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रखा है। सूरज कह रहे मेरा सही है, अंकिता कह रही है मेरा भी ठीक था। अरे बहुत बढ़िया, आपका आंसर सबके बढ़िया है, सुंदर आ रहे हैं एकदम। जितने खतरनाक क्वेश्चन आ रहे हैं उतने बढ़िया आंसर आ रहे हैं तुम्हारे। ठीक है भाई, चलो। हाँ क्या बच्चा था कार्तिक, क्या भाई डाउट है आपका, बताओ। तो बेटा अगर कोई वस्तु अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी होगी, कोई वस्तु ऊपर या नीचे जाएगी, तो वहां पे याद रखना कि एक्सेलरेशन आपको ऑटोमेटिकली पता है। ऊपर जा रही है तो -g और नीचे आ रही है तो +g। यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि वस्तु तो केवल ऊपर की तरफ ही जा रही है, केवल नीचे ही। एक कह रहा है -10 कैसा है, पीछे क्लास देखना पता चल जाएगा -10 कैसे आया। जब कोई वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ जा रही है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन क्यों पैदा हो रहा है। हमने क्लास में पढ़ाया था एक दिन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आपने पीछे की एक भी क्लास मिस कर रखी है
तो इस क्लास में केवल आप टाइम खराब कर रहे हैं। ये वाला करो भाई, क्वेश्चन नंबर 33। हम्म, रामपाल, सतीश, मनोज, बीबी नायडू कुछ आंसर दे रहे हैं। इसने कहा बेटा, ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रिटर्न्स टू द ग्राउंड इन 40 सेकेंड, एट व्हाट स्पीड इट वाज थ्रोन। देखो, इसने कहा कि एक बॉल ऊपर फेंकी गई वर्टिकली ऊपर, और वो ग्राउंड पे आ गई 40 सेकंड के बाद। एक वस्तु को ऊपर फेंका गया, और ये बेटा वापस आ गई 40 सेकंड के बाद में। ठीक है, तो कह रहा कितनी स्पीड से आपने इसे फेंका होगा। भाई मुझे एक चीज बताओ, अगर बेटा ये बॉल ऊपर गई, एक पॉइंट पे इसकी स्पीड 0 हो गई होगी, फिर वापस आ गई, तो इसे टोटल लगे 40 सेकंड। और आपको पता होना चाहिए बेटा, किसी वस्तु को जितना समय ऊपर जाने में लगता है, ठीक उतना ही समय नीचे आने में भी लगता है। तो वैसे टोटल लगे 40 सेकंड, यानी कि 20 सेकंड लगे होंगे ऊपर जाने में, और 20 सेकंड ही लगे होंगे नीचे आने में। हम फिजिक्स में हवा का प्रभाव 0 मान के चलते हैं। अगर एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दें, तो अगर कोई पत्थर ऊपर जाने में 3 सेकंड ले रहा है, तो ठीक नीचे आने में 3 ही सेकंड लेगा, यानी से ऊपर जाने में लगे 20 सेकंड। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0। तो आपसे कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी। अच्छा, हम सभी को पता है कि जब किसी वस्तु को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो उसकी स्पीड हर सेकंड 10 घटती है। तो जब कोई वस्तु नीचे की तरफ आती है, तो उसकी स्पीड हर सेकंड 10 बढ़ती है। हालांकि एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 होती है, हम 10 मान रहे हैं न्यूमेरिकल में। जब कोई वस्तु नीचे आएगी, उसकी स्पीड हर सेकंड 10 बढ़ेगी, और ऊपर जाएगी तो हर सेकंड स्पीड 10 घटेगी। तो बेटा इसकी स्पीड 20 सेकंड में कितनी घट जाएगी, यानी कि 200। यानी आपने इसे 200 की स्पीड से फेंका होगा, तभी तो 20 सेकंड के बाद स्पीड 0 ही होगी, तो 200 आंसर आएगा इसका। ये आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ये ए पॉइंट मान लो जहां से फेंका, ये हाईएस्ट पॉइंट है बी, तो हम ए से बी तक देखें, तो इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे है 0। टाइम कितना लग रहा है ऊपर जाने में, 20 सेकंड का लग रहा है। और ऊपर जब कोई वस्तु जाएगी तो उसका एक्सेलरेशन होगा -g, और g की वैल्यू न्यूमेरिकल में हम लेते हैं 10। ठीक है, तो v इक्वल टू u प्लस AT लगा दो। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू निकालनी है, -10 है एक्सेलरेशन, और टाइम है 20, तो u आ जाएगा आपका 200। इसका करेक्ट आंसर है। अरे आ गई बात समझ में सभी को? नहीं तथागत, 11th-12th का अगर किसी को फिजिक्स पढ़ना है, तो मैं एक एप्लीकेशन पढ़ाता हूँ, जहां पर मैं अभी फाउंड स्कूलिंग वाले में हूँ, 9th-10th वाले में। उसमें 11th-12th अपनी कक्षा करके है एप्लीकेशन, आप डाउनलोड कर लेना। कोटा की टीम है उसमें सारी, तो आप वहां पढ़ सकते हैं। सारे कोटा के टीचर हैं, अगर किसी को 11th-12th का फिजिक्स पढ़ना है। बस वहां पे यही एक समस्या है कि बैच केवल इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी में नहीं है। तो टीचर पढ़ाएगा तो हिंदी में ही, पर वो ये हिंदी वाला चीज नहीं लिखी होगी, बस ये ऐसे पढ़ाएगा कि हाँ भाई चलो क्वेश्चन है कि बॉल थ्रोन की गई वर्टिकली अपवर्ड, रिटर्न टू द ग्राउंड 40 सेकंड, कि बॉल ऊपर से नीचे आने में 40 सेकंड लगे।
तो वो कंटेंट जो लिखवाएगा वो हिंदी में नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे आ जाओ। ये बेटा हमारे पास में हो गए क्वेश्चन ये। एक आध देखते हैं कि ये भी कर दो बीच में। करो ये। हाँ 11th 12th की केमिस्ट्री भी है उस पे, अपनी कक्षा पे। मैथ बायो सब है। हम्म। Hiramani, Priya, Bittu, Gajala, Rawat, इसने लिखा बेटा ए बॉडी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट पोजीशन इफ द एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 10th सेकंड। बस मैं केवल ये देखना चाह रहा था कि आपके दिमाग में है या भूल गए हो। इसने पूछा कि डिस्टेंस चली गई 10वें सेकंड में, तो 10वें सेकंड में चली गई दूरी जो है उसका फॉर्मूला इससे आएगा u प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। क्योंकि उसने 10 सेकंड में चली गई दूरी नहीं पूछा, 10वें सेकंड में। तो बस ये अगर आपने फॉर्मूला लगा के जो भी आपका आंसर आया वो ठीक है, ये सोल्व करना ही पड़ेगा। चलो कर लेते हैं। स्टार्ट किया रेस्ट से। एक्सिलरेशन कितना बेटा इसका 10, और 10 में से 10 दूनी 20 में से गया 19, 2 पंजे 10, 19 पंजे 95, तो सबका 95 मीटर ही आ रहा है। तो आंसर से हमें कोई इतना खास लगाव नहीं है अभी। ये केवल आपको ये फॉर्मूला ध्यान है कि नहीं है, बस इस बात को ध्यान में रखने के लिए हमने पूछा है। हम्म,
अब बेटा हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, गति के जो समीकरण है, इसके ये वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हम क्लास में बढ़ेंगे, पढ़ेंगे आगे हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। तो अब हमारी क्लास में पहले चलेगी कुछ 1-2 क्लास तक पहला माहौल चलेगा वही थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल, जिसमें हम पहले बात करेंगे अरिस्टोटल अरस्तू ने क्या कहा, फिर गैलीलियो ने क्या कहा, और फिर न्यूटन के गति के 3 नियम, उनके एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे क्लास में। फिर उसके बाद हम न्यूटन के जो गति के जो नियम है उससे न्यूमेरिकल करेंगे। तो उसमें जनरली F = ma, सेकंड वाला जो फॉर्मूला है उसी से कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। उन्हें पढ़ने के बाद फिर हम आएंगे सर्कुलर मोशन पे, वृत्तीय गति में, तो वो भी पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। एक फॉर्मूला आएगा v²/r, उससे 1-2 न्यूमेरिकल बनेगा, अभी बिहार में भी उससे न्यूमेरिकल पूछा। फिर उसके बाद हम जाएंगे ग्रेविटेशनल पे, वो भी पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, वहां पे भी 2-3 फॉर्मूले आएंगे छोटे छोटे से, उनसे न्यूमेरिकल बनेंगे, वो बीच में थ्योरी के बीच में ही कवर हो जाएंगे, ऐसे प्रॉपर 1-2 क्लास नहीं लेनी पड़ेगी। और फिर आएगा हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन, तो उसमें जितना थ्योरी है उतना फिर उसमें न्यूमेरिकल भी है फॉर्मूले से संबंधित, तो उसमें थोड़ा सा फिर न्यूमेरिकल वाला कंटेंट बढ़ेगा। यानी कि अब जो हम आगे पढ़ेंगे उनमें मान के चलना कि 70-75% जो चलेगा वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल पार्ट चलेगा, 20-25% न्यूमेरिकल चलेंगे, है ना। तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इनसे हमें क्वेश्चन करने पड़ते हैं, कि इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। एक तो हमें दिखते ही पता चलना चाहिए कौन सी इक्वेशन लगाए हम, टाइम नहीं दे रखा तो तीसरी इक्वेशन लगाओ, एस और टी एक साथ दे रखे हो तो S = UT + ½ AT² लगाओ, अगर S दे ही नहीं रखा तो पहली इक्वेशन V = U + AT लगाओ। कोई पर्टिकुलर सेकंड में चली गई दूरी पूछ रहा है, 5वें सेकंड में, 10वें सेकंड में, 12वें सेकंड में, तो फॉर्मूला कौन से वाला लगाएं। या इसके अलावा फिर मैंने आपसे बताया कि इसमें क्वेश्चन कुछ फिर ऐसे आ जाते हैं कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे रखा है, तो उसके अंदर का जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन देगा, या डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है तो उसके स्लोप से वेलोसिटी मिल जाएगी, है ना, उस तरह के। कोई वस्तु अगर अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी है, ऊपर नीचे जा रही है, तो उसका एक्सेलरेशन देगा ही नहीं, खुद से ही आपको लेना पड़ेगा कि ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन -g लेंगे और नीचे आ रही है तो +g ले लेंगे, है ना। इस तरह के जो हमने क्वेश्चन किए क्लास में, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। और अगर आप शुरू के 10 सेकंड में कम दूरी चल रहे हैं, अगले 10 सेकंड में ज्यादा दूरी तय कर रहे हैं, यानी कि वस्तु आपकी एक्सेलरेट कर रही है, वो एक ही वेलोसिटी से नहीं भाग रही है। इस तरह की बातें मैंने आपको बताई सारी की सारी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि जो नया टॉपिक है उसे कल की क्लास से हम शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आपके मैंने कल की PNG में छोड़े थे वो मैंने आपको सारे करा दिए हैं, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है जो किसी PNG में हमने ऐसे खाली छोड़ दिया और वो नहीं करा रखा हो, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ मोशन से जुड़ी अगर किसी कोई समस्या अभी भी रह गई हो तो पूछ सकता है वो, लेकिन केवल टॉपिक से जुड़ी हुई। बार बार भाई तथागत एक ही बात मत लिखो, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।